हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक होंगे। आशा है कि आप लोग मज़े में मस्त और बिल्कुल आप लोग की स्टडी स्वस्थ होगी। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो है बजट में मैं सेकंड पार्ट का आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। आज की बजट की टॉपिक है हमारा राजस्व बजट। राजस्व बजट में आपका है राजस्व आय और राजस्व व्यय। राजस्व आय और राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है आपको? इसका जो है आप पहले बजट का जो है वो आपको पता ही है कि बजट जब पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और वहाँ पे सारे विभाग मतलब सारे मंत्रालय होते हैं, और उनके रेलवे मंत्रालय हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, शिक्षा हो गया, आपको हर डिपार्टमेंट को वहाँ से बजट को पेश किया जाता है और उनको जो बोला जाए पैकेज जो मिलता है। तो उसमें जो है जो जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक तो पहला पार्ट हो चुका है आपका, सेकेंड पार्ट में मैं ये राजस्व बजट। राजस्व बजट में दो होता है, राजस्व आय और राजस्व व्यय। राजस्व आय का क्या है? कर राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट कर लगता है और अप्रत्यक्ष कर प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स लगता है और जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उसको शामिल किया जाता है। राजस्व व्यय क्या है? ये है टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। इसमें है टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडेड इनकम फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये टैक्स लगती है आपको, ये आपको बता दिया। उसके बाद अगला आगे की तरफ आइए, चलिए आगे चलते हैं। गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। गैर कर राजस्व प्राप्तियों के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण से प्राप्त ब्याज, सरकार के निवेश से प्राप्त लाभ, विदेशों से प्राप्त आय तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई राशियों, सेवाओं से प्राप्त शुल्क एवं अन्य शुल्कों से प्राप्त अन्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। इसमें नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट हो इंक्लूडेड द इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम द लोन्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट investment income from the abroad and funds from the सर्विस बाय द गवर्नमेंट एंड इनकम फ्रॉम द अदर चार्जेस। इसमें आएगा आपको, किस में आएगा? ये नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा। ठीक है, आगे की तरफ है राजस्व व्यय। ये क्या है? राजस्व व्यय। राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में आगे की तरफ ये अगला टॉपिक आपको क्या आएगा? राजस्व व्यय आएगा। राजस्व व्यय में क्या है आपको? गैर ये है राजस्व व्यय में होगा योजनागत व्यय। योजनागत व्यय होगा और गैर योजनागत व्यय होगा। योजनागत व्यय में होगा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए जाने वाले सभी व्यय को योजनागत तरीके से व्यय किया जाता है। योजनागत तरीके से व्यय करते हैं, यानी सभी व्यय को योजनागत तरीके से जो व्यय होगा उसको क्या बोलेंगे? योजनागत व्यय बोलेंगे। ठीक है, इसमें मोटे तौर पर अगर सभी व्यय आते हैं जो विभिन्न विभिन्न द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर किया जाता है। इसमें क्या है? गैर योजनागत व्यय। इसमें आपको आ जाएगा प्लान हो जाएगा। इसमें एक्सपेंडिचर होगा आपको ऑल एक्सपेंडिचर इन द करेंट अंडर द 5 year plans include the plan expenditure it the legal covers of the expenditure that is the current on the scheme run by the बेरुएश। ये आ गया आपको। उसके बाद इसके आगे की तरफ आगे की टॉपिक जो है आपको, ये तो आपको मैंने बताया। आगे की तरफ इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? जैसे निजी उत्पादन, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास, सड़क, पुल, नहरों इत्यादि का निर्माण किया जाता है। ये आपको आ जाएगा। योजनागत राजस्व व्यय का संबंध केंद्रीय योजना, पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों मतलब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की योजना को प्रभावित की जाने वाली केंद्रीय सहायता। मतलब चलिए अगला आगे की तरफ, आगे की टॉपिक आपको गैर योजना व्यय। योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी प्रकार के व्यय को गैर योजना व्यय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसमें ऑल अदर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर अदर देन द एक्सपेंडिचर आर नो एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे व्यय की अदायगी, सब्सिडी, सरकारी कर्मचारी और वेतन एवं पेंशन अदायगी, राज्य सरकार के अनुदान, विदेशी सरकार को दिए जाने वाले अनुदानों को रक्षा संबंधी व्यय आदि कहलाता है। जैसे सच एज द इंटरेस्टेड पेमेंट, सब्सिडी पेमेंट ऑफ सैलरी एंड
pension to governments employers generated to the state governments generated to foreign governments to foreign government defense related expenditure etc। आगे की तरफ आगे की टॉपिक जो है अब आप आइए इसमें पूंजीगत बजट। अगला टॉपिक क्या है? पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट में आय, पूंजीगत आय सरकार की ऐसी प्राप्ति आय जिससे सरकार के देता पैदा होता है उसे पूंजीगत आय कहते हैं। पूंजीगत व्यय कैपिटल इनकम क्या होगा? इसमें द इनकम रिसीव्ड द गवर्नमेंट विच जनरेटेड द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कैपिटल इनकम। ये कैपिटल इनकम होगा। और इसमें उदाहरण के लिए आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि या संपत्ति को बेचने विनिवेश से प्राप्त आय को पूंजीगत आय की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक ना? किसको रखा जाता है? जिसमें धनराशि या संपत्ति को बेचने के विनिवेश प्राप्त आय से पूंजीगत आय की श्रेणी में रखा जाता है। ये क्या है? आपको पूंजीगत आय का एग्जाम्पल है। अब आगे का अगला टॉपिक है आपको, इसमें आगे की तरफ आप बढ़िए क्योंकि सरकार द्वारा जिन संस्थाओं से ऋण लिया जाता है उन्हें ब्याज सहित लौटाना होता है, अतः इससे सरकार की देयता पैदा होती है तथा सरकार की वित्तीय संपत्ति की कमी आती है। इसी प्रकार अब इसमें है आपको पूंजीगत व्यय में क्या? आपको बिकॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द विच द लोन इज टेकिंग इट हैज टू द बी रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट हैज बीन द received the liabilities of the government also reduced to the finance assistant of the government। ठीक है, ये आपको आगे की तरफ जो है अब आगे की तरफ आइए आप। चलिए, अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आपकी टॉपिक हो रही है ये बजट का, तो आपको पता ही है कि पार्लियामेंट संसद भवन में सारी जो है बजट पेश किया जाता है। अक्टूबर से तैयार किया जाता है और फरवरी फाइनेंशियल ईयर में फरवरी और मार्च में जो है आपको संसद भवन में जो बोला जाए पार्लियामेंट्री कमेटी और जितने भी संसद और पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर होते हैं उनके सामने जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है। चलिए आगे की तरह चलिए। श्रेणी पर ब्याज की अदायगी गैर योजनागत राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद है, जबकि रक्षा संबंधित व्यय दूसरी सबसे बड़ी मदद है। क्या है ये? राजस्व की व्यय की सबसे बड़ी मदद है। और दूसरी क्या है? रक्षा पे। रक्षा पे जो व्यय किया जाता है वो सबसे दूसरी बड़ी मद होता है। ये क्या होता है? मद होता है। पहला मद क्या होगा? राजस्व, योजनागत राजस्व व्यय, और दूसरा होगा रक्षा पे होगा। इसमें द गवर्नमेंट आगे की तरफ आइए। जैसे नोट में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। वर्ष 2017 में सरकार ने योजना और गैर योजना व्यय के बीच के अंतर्गत को समाप्त कर दिया था। कब किया था? 2017 में किया था। द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्टेड लोन इज द लार्जेस्ट इट्स ओपन प्लान द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल द डिफरेंस एक्सपेंडिचर इन द सेकेंड लार्जेस्ट इट्स। ठीक ना? अब इसमें क्या इन द ये वही है आपको 2017 में जो है बजट और गैप बिटवीन द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को खत्म किया था। ठीक है, अब इसमें आइए आपको प्राप्तियां इसमें है आपको जो है ऐसी प्राप्तियां जो सरकार को लौटाना ना पड़े और ब्याज जो सरकार को देती है, जैसे टैक्स, ब्याज, अनुदान, शुल्क, पेनाल्टी, जुर्माना, दान इत्यादि है। राजस्व व्यय ना कोई संपत्ति बनाना ना कोई देता बनता है। मनोरंजन सामग्री इत्यादि पर खर्च की जाने वाली राशि सब्सिडी सरकार देती है। सिंचाई, विद्युत, मोटर मशीन आधुनिक उपकरण को उपलब्ध कौन कराता है? गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, पूंजीगत बजट और आय पूंजीगत व्यय। ठीक ना? संपत्ति बेचकर आय प्राप्त, यदि कोई मूलधन के लिए देयता बढ़ गई हो तो ऋण लेकर पैसा लगाया हो तो लोन लिया जाएगा तो वो क्या होगा? आपको पूंजीगत आय होगा। और पूंजीगत व्यय में क्या होगा? राजस्व प्राप्तियां ज्यादा होना चाहिए, संपत्ति का सृजन होता है और देयता कम होता है। और इसमें जो लोन लिया जाएगा, जो ब्याज लिया जाएगा, उस ब्याज को और उसके ऋण को चुकाया जाएगा। तो ये आपका रहा पूंजीगत बजट हो गया। अब आगे की तरफ जो है पूंजीगत बजट हो गया आपको। अब इसमें आइए आपको बजट में आगे की तरफ इसमें होगा उसी प्रकाश की प्रक्रिया से सरकार की वित्तीय संपत्तियों की मात्रा को कम की जाती है
और साथ ही भविष्य में सरकार को इससे सार्वजनिक उपकरण अथवा संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय मार्ग की बढ़ जाता, इसलिए सार्वजनिक संपत्ति के बिक्री को पूंजीगत आय की कमी में रखता है। ठीक है, अब इसमें आगे की तरफ इन द सेम वे द process this investment reduce the amount of the financial assistance of the government as well in the future. Government also step the path of income from the public undertaking by the property. Hence the sale of the public assist to capital income the placed in the category. ये आपको आगे, अब इसमें एग्जाम्पल आप देखिए। एग्जाम्पल क्या होगा कि लोन लिया जाए पूंजीगत व्यय होगा, लोन चुकाया जाए पूंजीगत व्यय होगा, ब्याज लिया जाए राजस्व आय होगा, ब्याज चुकाया जाए राजस्व व्यय होगा। संपत्ति का सृजन पूंजीगत खर्च में आता है, संपत्ति को बेचना पूंजीगत, पैसे को मतलब संपत्ति को बेच देना क्या पूंजीगत पैसा मिलता है। अच्छा, आगे की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे के टॉपिक। सरकार ने पेंशन में 200 करोड़ रुपए खर्च की, और खर्च की मतलब लगाया, तो ये क्या होगा, ये राजस्व व्यय होगा। आगे की तरफ भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से $5 लाख का ऋण लिया तथा उसे भारत में नेशनल हाईवे पूर्ण ब्रिज बनाने के निर्माण में वो पैसा लगाया, तो ये किस में आएगा, पूंजीगत व्यय में आएगा। ये अगर गवर्नमेंट किसी कंट्री से जो है आपको ऋण लेती है और जो यहाँ पे लगाती है और फिर उसको जो है चुकाया जाता है, वो क्या होता है, आपको पूंजीगत व्यय होता है। ठीक ना। अब आगे जो है आपको भारत सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम बेचकर प्राप्त आय सरकार ने राजस्व खर्च किया, मतलब जो सार्वजनिक उपक्रम है उसे बेचा, जो धन प्राप्ति हुआ, उस धन प्राप्ति को हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय बोलते हैं। ठीक है। भारत सरकार ने करों से प्राप्त धन को किसानों को सब्सिडी देने में खर्च किया गया, ये क्या होगा, राजस्व आय और राजस्व व्यय होगा। भारत सरकार को अन्य देश के अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें भारत सरकार ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लिया, ऋण लिया, तो उसको हम किस में कहेंगे, राजस्व आय और पूंजीगत व्यय बोला जाएगा। ये क्या होगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगर कोई ऋण ले रही है भारत गवर्नमेंट, तो उसको हम राजस्व आय और पूंजीगत व्यय में जोड़ा जाएगा। आगे की तरफ है, आपको आगे लेके चलता हूँ आपको। चलिए, राजस्व आय और पूंजीगत व्यय। बिना देयता के देश मजबूत होगा, मतलब बिना देयता का देश मजबूत होगा। टैक्स, ब्याज, अनुदान सरकार जुर्माना लगाती है, शुल्क का वसूलने का काम करती है। संपत्ति को बेचकर ऋण लेकर प्राप्त अच्छा नहीं माना जाता, मतलब संपत्ति को बेचकर ऋण लेकर इसको क्या बोला जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। विनिवेश की निजीकरण, मूलधन की वापसी, ऋण को पूंजीगत व्यय के देश में अधिक से अधिक संपत्ति का सृजन सरकार धन लगा सकती है। और इसमें क्या है, आपको राजस्व व्यय में वेतन, दैनिक खर्च, पेंशन, सब्सिडी योजना में खर्च किया जाता है। ठीक है। आगे की तरफ अब आइए, आगे में आपको आ जाएगा पूंजीगत व्यय आ जाएगा। ये क्या है, बजट में अगला टॉपिक है आपको पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में पूंजीगत व्यय सरकार के वह व्यय होता है जिसके फलस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों, मतलब संपत्तियों को सृजन अथवा वित्तीय दायित्वों की कमी होती है। इसमें किसमें होता है, पूंजीगत व्यय में क्या होता है, वित्तीय संपत्ति और दायित्वों की क्या होता है, सृजन में क्या होता है, कमी होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द क्रिएशन ऑफ द फिजिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट टू टेकन इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब ये आपको इसमें जो है आपको सृजन में ही होगा, परिसंपत्तियों को और दायित्व में जो है कमी होगा, अथवा वित्तीय दायित्वों में कमी होगा, वित्तीय संपत्ति और वित्तीय दायित्वों में कमी होगा। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, स्टेट, सार्वजनिक उपक्रम आदि को प्रदान किए गए ऋण में शामिल होता है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर
included the equalities on the buildings, constructions, mechanics, आपको investment in the share of the loans granted by the central government, the state and union territories, जो state हैं वो public undertaking. Also capital expenditure is also classified to the in the budget document of plan and non plan expenditure. आपको पूंजीगत व्यय को भी बजट दस्तावेजों में योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब आइए आगे की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आगे है आपको रिवेन्यू बजट। रिवेन्यू बजट आपको रिवेन्यू रिसीव्ड प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसीव्ड होगा टैक्स प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू होगा। इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा डे एक्सपेंस इन ऑक्यूरेट, मतलब जो है आपको जॉब का हो गया, जो है रोजगार का होगा। फंक्शनिंग इन द गवर्नमेंट एंड द सर्विस अफेयर टू द सिटीजन्स। अब इसमें एक्सपेंडिचर कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, लोन फॉरिजन गवर्नमेंट एंड आरबीआई कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, आगे की तरफ जो है आगे अगला पॉइंट में आपको ये आप लोग क्लियर हो रहे हैं ना, आप लोगों को करवाया जा रहा है। देखिए ये सब जो है ना मेंस में भी क्वेश्चन इस बार रहा है, आप लोग को पता है, और आने वाले टाइम में भी ये रहेगा। तो ये रह गया आपको। अब आगे खैर चलिए वो आप लोग देखते चलिए और सही से वाचिंग कीजिए, आप लोग कंसेप्ट अपना और इनसाइट क्लियर कीजिए। आप आ जाइए रिवेन्यू बजट में, कैपिटल बजट में आ जाइए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंसिव in current financing the government and non-service affairs of citizens. revenue deficit, revenue expenditure, revenue receipt होगा इसमें। अब कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में नॉन डिपार्टमेंट ऑफ द मैकेनिक आपको बिल्डिंग्स, हेल्थ, फैकल्टी, एजुकेशन ईटीसी कैपिटल डिफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट आ जाएगा। राजस्व घाटा इसमें क्या होगा, व्यय ज्यादा होगा आय कम होगा। जैसे 200 करोड़ रुपए लिया और 450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पे क्या होगा, -2.50 यानी जो है ना लेस देन 250 करोड़ जाएगा आपको पूंजीगत घाटा में रिसिप्ट हो जाएगा आपको। कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट होगा, नॉन टैक्स रिवेन्यू होगा, कंपोनेंट्स होगा इसमें। ठीक है आपको। अब आगे की तरफ जो है आप लोगों को ये तो मैं आपको बता दिया। अब आगे आइए कि रिसिप्ट आपको रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। ये क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट बजट में क्या है, कैपिटल रिसिप्ट होगा आपको। इसमें आपको डायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा और नॉन टैक्स होगा इसमें। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स किसमें होगा, लेबिलिटी, पे एंड अंडरटेकिंग द सेम जो बोला जाए आप फैकल्टी, मतलब इसमें क्या होगा, पर्सन जो रोजगार कर रहे हैं और जो उन पे टैक्स डायरेक्ट लग रहा है वो आ जाएगा। कंपोनेंट्स इसमें आएगा, इनकम टैक्स होगा आपको, कारपोरेट सेक्टर में हो जाएगा, हेल्थ के हो जाएगा, गिफ्ट में हो जाएगा आपको, सीमा शुल्क जो लगता है वो भी इसमें आ जाएगा आपको। इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा इसमें लायबिलिटी टू द पे एंड द बाउंड्री टू द टैक्स फैल्स डिफिकल्ट पर्संस कंपोनेंट्स होगा। इसमें क्या होगा, सेल टैक्स होगा आपको, इसमें कस्टम ड्यूटी होगा, एक्सरसाइज ड्यूटी होगा, सर्विस टैक्स होगा, इन्वेस्टमेंट स्पेशली टैक्स होगा। नॉन रिसिप्ट टैक्स में आपको क्या होगा, रिकवर्स ऑफ लोन्स होगा। इसमें जो लोन्स जिन्होंने लिया है उसको रिकवर किया जाएगा, तो ये सब आपको डिस्काउंट हो जाएगा। प्रोवाइड एंड फंड्स जो जिसको प्रोवाइड फंड किया गया है उनसे लिया जा रहा है फिर उनको रिकवर किया जाएगा, तो ये आएगा। इसमें आगे की तरफ डिस्टेंस बिटवीन जो है आपको कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट आएगा। कैपिटल रिवेन्यू में क्या होगा, इंक्लूडेड अमाउंट्स रियलाइज्ड टू द सेल ऑफ द फिक्स्ड असिस्टेड और द इशूड ऑफ स्कीम्स और डिबेट्स होगा आपको। डिबेट्स होगा, इट इज द रिसिप्ट ऑफ द रिसिप्ट। इसमें क्या होगा, इट इज द रिसिप्ट और बिल्कुल सब्सिस्टेंस मतलब बिल्कुल एक जो तरह से सही तरीका से, सोर्सेस ऑफ इनकम,
अकाउंटेड रिसिप्ट होगा, सराउंडिंग्स ऑफ कैपिटल्स राइट्स अंडर द गवर्नमेंट्स, इट इज कैपिटल रिसिप्ट, बिकम ऑफ कैपिटल्स असिस्टेंस, इट बीइंग्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ द राइट्स। यह है आपको इसमें होगा। रिवेन्यू रिसिप्ट में होगा इंक्लूडेड अमाउंट एरिया, इसमें क्या होगा इंक्लूडेड अमाउंट आपको रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ गुड एंड रिकॉग्नाइज सर्विस हो जाएगा आपको। इट इज रिसिव्ड सब्सटेंस ऑफ इनकम आएगा इसमें। अमाउंट रिसिप्ट होगा आपको इसमें अंडर ऑफ गवर्नमेंट फॉर द लॉस ऑफ द फ्यूचर, रिसिप्ट ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट होगा, मतलब ये गवर्नमेंट के अधीन आएगा। आगे के जो है ना आपको, अब आगे के तरफ जो है अगला टॉपिक आप लोग को तो समझ में आ रहा है ना, ये चीजें आप लोगों को बोल दिया ना। अब आगे जो है ना इसमें आपको रिसिव, अब इसमें टाइप ऑफ, इसमें है टाइप्स ऑफ आपको राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, राजस्व आय का मतलब इसमें राजस्व घाटा कैसे होता है राजस्व व्यय करने के बाद, और राजस्व मतलब उसमें राजस्व आय कितनी परसेंट होती है। तो राजस्व घाटा में आपको क्या करना है, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत माइनस राजस्व आय प्लस पूंजीगत घाटा। इसमें क्या होता है नहीं निकाला जा सकता। पूरी कमाई 1000 करोड़ है और 1050 करोड़ जो है ना खर्च किया गया, तो ये क्या होगा राजकीय कोषीय घाटा होगा। जितना आय उससे ज्यादा खर्च हो गया, व्यय हो गया। राजकोषीय घाटा जितना भी ऋण लेकर हमने खर्च किया है वो सारे ऋण राजकोषीय घाटा में आता है। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि जितना ऋण लिया गया हो उससे ज्यादा जो है ना उस पे घाटा पहुंच जाए। आप आइए फिजिकल डिफिसिट, आपको इसमें टोटल एक्सपेंडिचर्स, टोटल रिवेन्यू, तो इसमें क्या है, इसमें एक्सपेंडिंग ब्राउजिंग फिजिकल डिस्प्यूट होगा। राजकोषीय घाटा में है आपको सरकारी आय और सरकार व्यय के अंतर में राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए, इसमें इससे पता चलता है क्या सरकार को काम काज चलाने के लिए कितनी उधारी की जरूरत है, मतलब कितने ऋण की जरूरत है, ठीक ना। अब इसमें होगा द डिफरेंस इन द टोटल इनकम एंड द एक्सपेंडर, आपको इसमें क्या है कि डिफरेंस इन द टोटल इनकम एक्सपेंडिचर of the government is called the physical defect of the souls, how much the borrowing will be the required by the government to the run the business। इसमें गवर्नमेंट ने कितने बिजनेस करती है, कितना ये करती है और कितना जो है ऋण लेती है, उस पे कितना ऋण लगता है आपको, और तो ये रहा इसमें। और जितना पैसा लिया उससे ज्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट में लग जा रहा है और वो ऋण आपके ऊपर जो है कर्ज रही रहा है, तो फिर जो है ना वो घाटा ही होगा आपको। अब राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी जो है ना आपको पर, जीडीपी के तरफ आपको लेके चलता हूँ। जीडीपी आपको देखना होगा कि जीडीपी के तरफ राजकोषीय घाटा का स्वरूप घरेलू उत्पादक के प्रतिशत के रूप में व्यय किया जाता है। राजकोषीय घाटा जितना अधिक होता है सरकार पर कर्ज और ब्याज की अदायगी का बोझ उतना ज्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक ना। अब आगे की पॉइंट है कुल राजस्व का हिसाब कितना लगाने में उधारी को शामिल नहीं किया जाता। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व को कमी या पूंजीगत व्यय को अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है, ठीक। पूंजीगत व्यय लंबे समय तक इस्तेमाल में आने वाली संपत्ति जैसे फैक्ट्री, इमारतों निर्माण और अन्य विकास के कार्यों में होता है। राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार लेकर की जाती, आरबीआई से उधार लेकर की जाती है। इसके लिए छोटी और लंबी अवधि के ब्रांड के जरिए पूंजीगत बाजार में फंड जुटाया जाता है। मतलब आरबीआई के पास कोई बॉन्ड कोई रखा जाएगा तभी आरबीआई जो है ना वहां पर राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए आपको जो है लोन देगी, आपको जो है ना ऋण देगी। तो ये रहा। अब आगे में इसके आगे की तरफ आ जाइए राजस्व घाटा। राजस्व घाटा उसी में रिवेन्यू डिसिप्ट आपको क्या है, इसमें सरकार के राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। इससे जीडीपी के अनुपात में भी व्यक्त किया जाता है, या व्यय कीजिए या व्यक्त किया जाता है। राजस्व व्यय के रूप में सरकार कुछ धन राशि के परिसंपत्ति सृजित करने के लिए अनुदान के रूप में खर्च करती है। जब इस राशि में राजस्व घाटे की घाटा किया जाता है और घाटे में जैसे राजस्व के घाटे में घटा दिया जाता है,
जैसे राजस्व का घाटा उसमें फिर घटा दिया जाए तो उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा, इसमें जो है आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, तो इसमें है राजस्व घाटा आपको राजस्व व्यय के रूप में सरकार कुछ धनराशि पूंजीगत संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अनुदान के रूप में खर्च करती है, तब इस राशि को राजस्व से घटा दिया जाता है और उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, इसमें प्राथमिक घाटा क्या है, ब्याज चुका है, ब्याज, इसमें प्राथमिक ब्याज चुकता करने पर खर्च की गई राशि राजकोषीय घाटे से घाटा होता है और प्राथमिक घाटा कहते हैं। ये आपको प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी लेस देन जो बोला जाए आपको इसमें आपको लेस करना पड़ेगा और घाटे को भी घाटे में जो है ना लेस करना पड़ेगा। बताइए कितना बोझ पड़ेगा। अब इसमें आपको आइए आगे की तरफ, बजट में जो है ना भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या कैसे इनकी बजट जो है ना प्रभावी राजस्व घाटा का एक्सप्लेन, तो इसमें अनुदान होगा। अनुदान कौन, एमपी हो गया, वही आपको जो पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट के जितने भी संसद होंगे, जो अगर राजस्व घाटा अगर इनकेस कभी फाइनेंशियल आपात 307 का कंडीशन आ जाता है तो वहां पे जितने एमपीज होंगे उनके जो है ना पेमेंट से काटा जाता है। ठीक है, और इसमें आगे चलिए, भारत सरकार अनुदान आरजे, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अनुदान एमएच। ठीक ना, आपको इसमें प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत घाटा। प्राथमिक घाटा राजकीय घाटा में से आपको घटा के ब्याज अदायगी की जाएगी, मतलब राजकोषीय घाटा में से ये आपको फिर निकाला जाएगा और ब्याज को अदायगी, मतलब वो बिल्कुल एक बोझ के तल पे जमा चला जाएगा। वहां पे मनी इन्फ्लेशन आने का डर होगा, याद रखिएगा लोग, ये क्वेश्चन मनी इन्फ्लेशन से इसमें बजट से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। प्राइमरी रिसिप्ट आप में इसमें आ जाएगा राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। ठीक ना, प्रभावी राजस्व घाटा होगा, कोषीय राजस्व घाटा होगा, प्राथमिक घाटा होगा, टैक्स रेवेन्यू, नॉट सेल सर्विस होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा इसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ विच, इसमें इंटरेस्टेड पेमेंट हो जाएगा, मेजर सब्सिडी होगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू ऑफ लॉन्स होगा, अदर रिसिप्ट आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन डिबेट रिसिप्ट आएगा। तो ये रह गया आप लोगों का आज का टॉपिक और ये आप लोगों का खत्म हो गया। देखिए पहला ये दूसरा टॉपिक है, आप लोग इसको थोड़ा सा सही से कीजिएगा लो, और बाकी जो है ना आपका सब कुछ अच्छा। एक चीज और है इसमें, मैं जाते जाते एक चीज जो है ना आपको ये जोड़ दे रहा हूँ, बजट में जो है ना सरकार जो बजट देती है उसमें कितनी बजट किन किन लोगों का जो है ना बजट में पेश किया जाता है, मतलब वो कब और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी जब अपना बजट पेश करती है तो उसमें हो रहती है। पेंशन 6% होता है, अन्व्यय 10% होता है, आपको केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में 13% आ जाता है, वित्तीय आयोग अंतरण में 10% दिया जाता है, केंद्रीय परियोजित स्कीम में 9% दिया जाता है, सब्सिडी 6% के तौर पर निर्धारित किया जाता है, रक्षा पे 8% का जो दिया जाता है, मतलब आपको डिफेंस के तरफ डिफेंस मंत्रालय पे जो आपको दिया जाता है सुरक्षा के लिए 8% दिया जाता है, जो है ना कि अपने सीमा बॉर्डरों पे और उसमें टेक्नोलॉजी पे जो रक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो होता है वो 8 से 10% तक होता है। ठीक है आपको, और इसमें क्या है, करों और शुल्कों के, इसमें है कर और शुल्कों का राजस्व का हिसाब 20% होता है, रुपए आता है। ऋण विभिन्न प्राप्तियां क्या है, आपको ऋण विभिन्न प्राप्तियां 6% है, आयकर 17% है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% है, निगम कर 18% है। ठीक है, उधार और अंत के देताओं पे क्या है 20% है, जो है आपको 20% हो गया, देता पे और विभिन्न से राजस्व पे 10% हो गया, सीमा शुल्क 4%, 5% आप मान के चलिए। ठीक ना, अब अगले बजट में देखना पड़ेगा कितना दिया जाता है, 5 से 10% होता है, और माल और सेवा कर का 18% से जो है ना आपको एक्सपेंड हो गया होगा, एक्सपेंड जो है आपको 22-25 के बीच में जाएगा, वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। चलिए